नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो आज का जो वीडियो है वो एजुकेशन सिस्टम, एक वीडियो देखने में आया मेरे को HW न्यूज़ के अभिशार शर्मा जी का। तो आई थॉट कि हाँ, कि इस पे थोड़ा आगे विस्तार से बात की जानी चाहिए। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात हम उसके बाद करेंगे। और आज ये शो करने का मकसद क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं आपके सामने, और आज मैं आपसे सिर्फ एक पत्रकार के नाते नहीं, एक पिता के नाते बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये लगातार दूसरा साल बर्बाद हो रहा है। पिछले साल हमारे तमाम बच्चों ने घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस की। ये दूसरा साल, इस बार हालात और भी बदतर हैं। मुझे नहीं लगता कि यह साल भी स्कूल खुलने वाले हैं। अब गौर कीजिए उन बच्चों पर जो 3 साल के थे और जिन्हें प्ले स्कूल जाना था। उनके प्ले स्कूल के 2 साल बर्बाद हो गए। फिर जो बच्चे 5 साल के थे, उन्हें नर्सरी और केजी में रहना था, उनके वो 2 साल भी बर्बाद हो गए। दोस्तों आप देख रहे हैं, 3 साल से 7 साल के हमारे बच्चों की जो जमीन तैयार होनी थी, वो जमीन बिखर रही है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका क्या दूरगामी असर पड़ने वाला है हमारे बच्चों के मानसिकता पर, उनकी सोच पर। और अब मैं बात करता हूं 11th और 12th के बच्चों की। दोस्तों 11th और 12th में आप जानते हैं, हमें 12वीं क्लास में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना पड़ता है। बच्चे जाते हैं कोचिंग क्लासेस में, बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। स्कूल में एक माहौल ही अलग होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। वो सब खत्म हो गया है। अब वो घर में बैठ रहे हैं। कई बच्चे जो हैं, चूंकि वो घर में ही हैं, तो उनका दिमाग जो है टीवी में लगा रहता है, गेम्स में लगा रहता है। वो खुद लेथार्जी का शिकार हैं, आलस का शिकार हैं। और मैं उन बच्चों को दोष नहीं देता हूं, मगर एक मां बाप होने के नाते हमें लगातार कोशिश करना है कि उन्हें हम सही रास्ते पर ला सकें। और उससे भी बड़ी बात, 2 साल से दोस्तों कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स नहीं हुए, कोई संगीत समारोह नहीं हुए जहां हमारे बच्चे शिरकत करते थे। यानी कि हमारे बीच से उठने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन सबके सपने धराशायी हो गए हैं। कोई बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन निकल सकता था, क्योंकि देखिए स्कूल में जब ये कॉम्पिटिशंस होते हैं तो आप आगे जाते हैं, आप अपने प्रतिभा का परिचय देते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, मगर ये सब खत्म है। आप सोच सकते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। 7 साल के हमारे बच्चों की जो जमीन तैयार होनी थी, वो जमीन बिखर रही है। तो अभिशार जी ने इसमें कहा कि पिछले साल खराब हो गया, एक और साल खराब होने जा रहा है, उसके बाद एक और होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भविष्य खतरे में है। वो केवल बच्चों का नहीं, पूरे देश का भविष्य खतरे में है। युवा पीढ़ी का भविष्य जो है वो खतरे में। वो देखिए, ये लगातार दूसरा साल नहीं है, ये लगातार तीसरा साल नहीं है, ये चौथा नहीं है, ये लगातार ये देश बर्बाद हो रहा है। साल बर्बाद नहीं हो रहे, देश बर्बाद हो रहा है। तो इस मैटर पे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो के एक पेज देखा जिसके ऊपर हाउ मैनी पेटेंट्स डू इंडिया हैव, तो उसमें इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट थी वो, उसका आंसर एक छोटा पार्ट था, ठीक है, कि कितने पेटेंट इंडिया सबमिट करता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो उससे पता चलता है कि आपके देश में कितना नई चीज़ें जो है वो बन रही हैं। वो एक कंसेप्ट है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। खैर, तो अब आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो युवा पीढ़ी सारी नौकरी पाने के लिए इच्छुक हो रखी है कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और कोई सुनवाई नहीं है उनकी, सरकार की तरफ से भी नहीं और वैसे भी नहीं, उनकी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो फ्लॉड है।
ये आज की बात नहीं है, ये देश जब गुलाम हुआ था तब से इसका एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया गया। एक गुरुकुल का सिस्टम था वो ख़त्म किया गया। और स्कूल का मतलब ही यही होता है कि ये लोग जो जानते हैं, जो विद्या इनके पास है, इनकी स्कूलिंग करो, इनको उस चीज़ से हटा के किसी और मतलब एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया गया हम लोगों को जो हमें गुलाम बनाता जाएगा। और ये चीज़ आप बच्चों से शुरू करके देख सकते हैं। वो नर्सरी से एक प्रेशर जो है, एक प्रेशर वाली ज़िंदगी जो है उनको उसमें झोंका जाता है। एक साल में आपको 10 किताबें याद करनी है, उनके एग्ज़ाम देने हैं, और एग्ज़ाम में जो रट्टा मार के सबसे ज़्यादा आंसर दे पाएगा वो क्लास का टॉपर होगा। आप सोच रहे हो कि रट्टा मार के टॉपर हो गए या फिर हाँ जी आपने सारा किताबें चाट ली, पढ़ ली, तो उससे आपने कभी भी कोई नई चीज़ नहीं लेके आ पाओगे। और वही इंडिया के साथ हो रहा है। इसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आज आप पीएचडी लोगों को भी देखेंगे तो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी आप देखिए तो जो पीएचडी भी करके जो आ रहे हैं, जो डॉक्टरेट वगैरह लगा रहे हैं, वो भी हम सभी जानते हैं कि थोड़ा बहुत किसी और की रिसर्च को उठाया और उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया और अपनी एक थीसिस पब्लिश करवा दी जो कि आपकी हो गई। यार कम ऑन। इसको अगर आप एजुकेशन मानते हो तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कब सक्सीड कर पाएंगे। ये देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है और ये नहीं थम रहा। लोगों को नौकरी चाहिए, नौकर से नौकरी। हमारे बच्चों को बचपन से ही नौकरी करने के लिए तैयार किया जाता है। वो कहाँ से पता लगता है? जब हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको एक यूनिफॉर्म दी जाती है, उनको टाई पहनाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे उनको टाई पहनाई जाती है, उनको यूनिफॉर्म में रखना। यूनिफॉर्म में केवल आप वर्कर को रखते हो। जो राजा लोग होते हैं वो अटायर्स, पोशाक पहनते हैं। मेंटालिटी कहाँ से तैयार की जा रही है? और अगर आप अमेरिकन स्कूल्स को देख लो, उनके बच्चे कभी भी टाई वगैरह या यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही लीडर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये केवल छोटे स्तर पे सोचेंगे तो ये बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, लेकिन अगर आप बड़े स्तर पे देखेंगे कि देशों को कैसे गुलाम किया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज को कैसे लूट के ख़त्म किया जा रहा है, वो आज इंडिया के साथ हो रहा है। और हर चीज़ में कोई बंदा बुरा ही नहीं होता है। चाइना को देखिए, वो इनके सिस्टम से आउट कर चुका है, इसीलिए विद्रोह में गिना जाता है कि वो विद्रोह करता है हर चीज़ का, लेकिन वो इनके सिस्टम से आउट कर चुका है। उसने खुद को कैपेबल बना लिया है। कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और ये जो समय चल रहा है ये एक आखिरी मौका देके जा रहा है कि आप अगर बढ़ना चाहते हो तो दोबारा से रिफॉर्म कीजिए अपनी स्कूलिंग को। अभिसार जी जिस बात पे चिंतित हैं कि बच्चों का भविष्य खतरे में, कैसा भविष्य जिसमें उन बच्चों को ये तक नहीं। देखिए, ज़िंदगी में आपको फाइनेंशियल मैटर्स पे आपकी ज़िंदगी चलती है, फाइनेंशियल मैटर्स पे आपका परिवार चलता है, और वो आपको स्कूल लाइफ में कभी नहीं पढ़ाया जाता। कॉलेज डिग्रीज में भी आपको 6 सब्जेक्ट 6 महीने में, 8 सब्जेक्ट 6 महीने में क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप पे भेज दिया जाता है। और इन द एंड जब बच्चे डिग्री करके निकल रहे हैं तो जो तो है NIT IIT इनसे बढ़ के निकल रहे हैं, वो अच्छे, जिसको कहते हैं अच्छे रेप्यूटेड फर्म में अच्छी जगह पे पोस्टेड हो जाते हैं एज ए चीफ समथिंग। तो उनका काम भी जो बन चुका है उसको इम्प्लीमेंट करना ही है, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई इन्वेंशन होती भी है तो वो लोग बाहर चले जाते हैं, इंडिया में नहीं रुकते हैं, उनको रुकने नहीं दिया जाता है। और ये सिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया गया ताकि ये लोग हमेशा हमसे ही सामान खरीदेंगे
ये खुद का कुछ नहीं बनाएंगे। हमारे देश में जो गुरुकुल का सिस्टम था वो आपको कलाओं से युक्त करता था। कला आपको सिखाई जाती थी, कम से कम 10-12 कलाएं। जब बच्चा 21 या 22 साल में गुरुकुल को छोड़ता था तो उसके अंदर कलाएं होती थी, जिसको इंडिया भूलना जाता है आज। उसके पास जो है वो पहले कलाएं थी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये देश लोगों बाकी कंट्रीज से पैसा अपने पास लेके आ पा रहा था, क्योंकि जो इसका हैंडीक्राफ्ट था, जो इसका सिस्टम था, जो जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो बाहर के लोग खरीद रहे थे, और उसके चक्कर में हमारे यहाँ पे पैसा आता था। रोम ने सिर्फ इसके मसालों के स्वाद के चक्कर में कितना गोल्ड इंडिया को भेज दिया, सिर्फ मसाले खरीद खरीद के कितना अपना पैसा इंडिया में भेज दिया था। ये रोम की हकीकत है, उनको मसालों का स्वाद लग गया था। तो हम लोगों के पास बहुत अच्छी एक प्रणाली थी, एक सिस्टम था, जिससे कि देश में पैसा आता था और हम अमीर थे। और गरीब क्यों हुए? क्योंकि हमारी स्कूलिंग हो गई, हमारी कलाएं ख़त्म कर दी गई, हमारा कल्चर ख़त्म कर दिया गया, हमारी हर वो चीज़ जिससे कि आप हैंडीक्राफ्ट को लीजिए, वो आज भी उतना ही ज़्यादा वैल्यू रखता है एज़ कम्पेयर टू एक चीज़ के जो मशीन पे तैयार की गई है। और हमारे देश में इतनी सारी, आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पे अलग प्रकार की आपको कलाएं मिलेंगी। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ पे अलग पहनावा, अलग प्रकार के वेशभूषा, उसी में एक बढ़िया इनोवेशन टाइप हर जगह हो रही थी। वीवर्स थे, फैब्रिक ही कितने प्रकार का इंडिया में बनता था। अगर धान की बात की जाए तो कितनी प्रकारें थी इंडिया के पास, धान, गेहूं, ये सब की प्रकार थी हमारे पास, बहुत प्रकार की चीज़ें थी। आज हमारे फार्मर्स जो हैं वो सड़क पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक उगाया होता तो वो जो सीड था वो महंगा बिकता है आज भी। और ऑर्गेनिक गेहूं जो है वो 6,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसको मिलता है, और जो इनऑर्गेनिक है वो 2200 के हिसाब से या 2500 तक जाता है। वो क्यों है इतना फेरबदल? क्योंकि ऑर्गेनिक की वैल्यू ज़्यादा है और हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक को ख़त्म कर दिया गया। और आज बाकी के देश हमारे एक्सपोर्ट को नील कर देते हैं कि नहीं, इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें ये ज़्यादा है। आपके यहाँ का दाना भी ख़त्म कर दिया गया, सीड बैंक बनाया गया, वहाँ पे हर प्रकार के सीड आज तक जो थे वो सारे वहाँ पे जमा है। शायद अंटार्कटिका में, इसके ऊपर थोड़ा मैं जानकारी लेके फिर नीचे लिख दूंगा। तो सीड बैंक है उनके पास, बाकी देशों के पास, हम लोगों के पास सीड नहीं बच पा रहे हैं। हमारी धान की प्रकारें ख़त्म हो गई, गेहूँ की प्रकार ख़त्म हो गई। धीरे धीरे अब हम उस चीज़ पे निर्भर हैं कि हम बीज खरीदेंगे और फिर उनको लगाएंगे, तब जाके हमारे उपज होगी। वरना पहले के टाइम पे जो पिछला बीज होता था उसी को दोबारा से थोड़ा सा रख के अगली फसल के लिए तैयार कर लिया जाता था। पर आज नहीं है, आज सारा खरीद के फिर उसको उगाया जाता है, फिर उसको पेस्टिसाइड मारो, ये करो वो करो, फिर आज की टाइम पे वो बाहर बिक नहीं पाता, फिर हमें उसका भाव चाहिए। ये फार्मर्स की हालत इसलिए हो रहा। तो ये बात बहुत गहन अध्ययन की है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर अगर इन मामलों में अगर उसके सोचें तो आपको मालूम लगेगा कि कैसे कैसे इस देश को धीरे 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 गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। स्कूलिंग तो एक वर्ड ही बेकार है। आप अपनी शिक्षा पे वापस उतरिए, उससे आपका देश दोबारा से एक स्तर पे खड़े होने लायक आ जाएगा। ये एक मौका है। कोरोना चल रहा है, सरकारें फेल हो रही हैं, सिस्टम फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा करप्ट सिस्टम दिया गया है। ये इन मंत्रियों की भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। ये एक भोले भाले लोगों को
जिनको सिर्फ राजा के अधीन रहने का एक तजुर्बा था, उनको खोल के छोड़ दिया गया है और वो विध्वंस मचा रहे हैं। वो इस देश के साथ आज हो रहा है। खैर, जितना भी आप पढ़ लिख लेंगे इस देश में, आपकी वैल्यू कोई नहीं है। बाहर चले जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसके मामले में। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको दोबारा जाके वहाँ पे टेस्ट देने पड़ते हैं, आपको दोबारा जाके उनकी एजुकेशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप कैपेबल हो पाते हो। क्यों? आपका सिस्टम ऐसा तैयार किया गया है कि आपको सिर्फ एक लाइन में कैसे चलना है वो सिखाया जाता है। एक लाइन को कैसे बनाना है वो सिखाया नहीं जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप किस सिस्टम में ट्रैप हो चुके हो, और इस सिस्टम से निकलने का जरिया एक ही है कि वापस अपनी जड़ों को पकड़ लीजिए, अगर पकड़ सकते हैं तो। मेरा इस वीडियो में किसी भी नेता को या किसी भी न्यूज़ एंकर जैसे अभिषार शर्मा जी, या मेरा कोई इनके साथ कटाक्ष नहीं है इस वीडियो के थ्रू। मैं सिर्फ कुछ एक नया एंगल देना चाहता हूँ, एक नया दृष्टिकोण कह सकते हैं, जिससे कि चीज़ को देखा जाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की भलाई हो, हमारे कल्चर को बचाया जा सके, हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस के साथ जी सकें। उस चीज़ के लिए मेरा ये आग्रह है कि इस चीज़ को देखिए कि हम फ्लॉड कहाँ पे हम गलत हो चुके हैं। और अगर यही हाल रहा तो इस देश का टुकड़ा टुकड़ा भी बिक जाएगा। जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो बहुत छोटा देश था, इसलिए जल्दी हो गया। भगवान न करे। समझिए इस बात को। और ये बात सिर्फ आज की मौजूदा सरकार के कारण नहीं है। थोड़े टाइम पहले रवीश जी ने एक प्राइम टाइम किया था, 1 साल पहले शायद, मैं देख रहा था उसको, तो उस दिन मेरे को बड़ा आहत पहुंचा था। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो स्कूलों में बच्चों को अंडा नहीं देगी, या फिर वो मांस मच्छी नहीं दे रही है, या कुछ भी ऐसा सिस्टम। तो मैं एक चीज़ रवीश जी से भी कहना चाहूँगा, आप WHO की साइट पे जाइए, वहाँ पे अंडे को, रेड मीट को, वाइट मीट को, सिगरेट को, एस्बेस्टस को, इन सभी को नंबर 1 कैंसर कॉजिंग एजेंट में, कार्सियोजेनिक सब्सटेंसेस में रखा गया। किसी व्यक्ति के अंदर क्या कलात्मक गुण है, उसको आप कागज पे लिखवा के नहीं, रट्टा बजवा के नहीं निखार सकते। उसको निखारने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे कि वो अपने गुणों को, अवगुणों को सुधार सके, ठीक है, और इस देश की तरक्की में हाथ बटाए। तो इसी के साथ जो आज का वीडियो है उसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ नए दृष्टिकोण से कुछ नई बात समझ में आई हो, और इस देश की तरक्की के लिए करेंगे, सभी करेंगे तो एक दिन ये देश विश्व गुरु का, विश्व शक्ति का सब बन जाएगा। उसको बनाने में हम सभी का योगदान है। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो अगला जो वीडियो है वो फूड सिस्टम पे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है मैं ठीक हूँ, आपको इन बातों का जो मैं कह रहा हूँ इसका अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो कमेंट सेक्शन है, लिख दीजिए। बाकी मेन हमारा जो मोटिव है वो इस देश की तरक्की है, उसी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।